गलती है इस देश के टीवी चैनल और अखबार की जो इनके घर तक नफरत फैलाने का काम कर रहा है। कौन सा मुसलमान देश से पैसा लेके भग गया? नीरव मोदी मुसलमान था? नहीं। विजय माल्या मुसलमान था? मेहुल चौकसी मुसलमान था? बताइए ना आप मुझे, मैं जानना चाहता हूं। जो लोग पैसा लेके गए इनको भगवाया किसने? भैया यही लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करवा रहे हैं। कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। देश के अंदर 13.3 लाख लड़कियां इस देश से गायब हैं, कोई चर्चा नहीं। देश के नेता बयान देते हैं और उन पत्रकार उन बयानों को सब जगह वायरल करने का काम करते हैं, जिसके कारण आज इस देश में नफरत का बीज पैदा हो गया है। बीजेपी जो कहती है कि हिंदुओं को खतरा है, वही बीजेपी के दामाद मुसलमान हैं। शाहनवाज हुसैन किस पार्टी का है पूरे देश को पता है, क्योंकि इनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है। ये कान के बहरे, जबान के गूंगे हो चुके हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। कोई बीसीसीआई के अंदर बैठकर बिना क्रिकेट खेले मजे ले रहा है, मर रही है तो इस देश की जनता। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। पूरे देश के अंदर लोगों ने दिवाली मनाई, लेकिन उसके ठीक बाद अब लोकसभा का चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में तमाम लोगों का यह कहना है कि आखिर क्या होगा, क्या मंदिर के नाम पर भाजपा जीत दर्ज करा पाएगी? क्या मंदिर के नाम पर तमाम मुद्दों को भुला दिया जाएगा? जनता क्या कुछ सोचती है? पूरे मुद्दे में साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा, जो अपने बेबाकी के अंदाज से पहचाने जाते हैं, मुखर होकर बोलते हैं और देश के जागरूक नागरिक है। कैसे देख रहे हैं मोहित शर्मा कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब 2024 के लोकसभा चुनाव है? देखिए, 4 पंक्ति के साथ शुरुआत करूंगा कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं, कि स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। जिन देश के नौजवानों के हाथ में कलम, कॉपी और किताब होना चाहिए, आज उस देश के नौजवान के हाथ में हथियार, बंदूक, तलवार उनके हाथ में है। तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि देश के अंदर ये नफरत का बीज बो कौन रहा है? तो सवाल का जवाब है इस देश के नेता और इस देश के पत्रकार। इस देश के नेता बयान देते हैं और उन पत्रकार उन बयानों को सब जगह वायरल करने का काम करते हैं, जिसके कारण आज इस देश में नफरत का बीज पैदा हो गया है। आपको एक बात बताता हूं, इस देश के अंदर जब आज़ादी की लड़ाई हुई, जब यह देश गुलाम हुआ, तो अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में लड़ाकर। जब अंग्रेज मुसलमानों को पीटते थे, मौलवी साहब को पीटते तो पंडित खुश होते थे, जब पंडित को पीटते तो मौलवी साहब खुश होते थे, जिस कारण यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की लड़ाई के कारण गुलाम बना। और आज वही गलती ये देश वापस से दोहरा रहा है। जिस काम को अंग्रेजों ने 40% किया, उस काम को 100% करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज इस देश के 4 भाई आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिर्फ किस नाम पर? कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर, कोई चर्च के नाम पर, कोई गुरुद्वारे के नाम पर, कोई इंसानियत के नाम पर लड़ने को तैयार नहीं है। जिस दिन आपने इंसानियत और मानवता को समझ लिया, जिस दिन आप ये समझ गए कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हम इंसान हैं और सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा मजहब हमारे लिए कोई है तो वो इंसानियत का है, जिस दिन हम इखलाक की बात करने लग गए, उस दिन ये सारी जो नफरत है वो उस दिन इस देश से समाप्त हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज जगह जगह इस देश के अंदर सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं इस देश के अंदर उन तमाम लोगों से जो हिंदू, मुस्लिम से आपस में इतनी नफरत करते हैं, खासकर जो 18 से 28 साल के जो नौजवान हैं, जो आज आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इस नफरत से इस देश को क्या मिलेगा? आपके हिंदू मुसलमान के झगड़ने से क्या यह देश तरक्की करेगा? क्या भूखे को रोटी मिल जाएगी? क्या बेरोजगार को उसका रोजगार मिल जाएगा? तो सवाल का जवाब है नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इस देश के अंदर अगर आप आपस में लड़ोगे तो किसी और मुल्क को इस देश को तबाह करने की जरूरत नहीं है, किसी मुल्क को इस देश पर मिसाइल, कोई गोला, कोई बम, कोई बारूद छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं भैया, आपस में लड़ रहे। किस चीज के लिए? मंदिर, मस्जिद के लिए। इन लोगों ने एक सोच बना ली है, हिंदू है तो सोचता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, मुसलमान है तो सोचता है अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं। वो कण कण में है, हर जगह, वो आप में भी है, मेरे में भी है, हर चीज में है। लेकिन आपने ईश्वर को, आपने भगवान को, अल्लाह को सिर्फ ये कर दिया कि मंदिर और मस्जिद तक सीमित कर दिया। नहीं, उसके बिना ना तो हवा चलती, ना उसके बिना सूरज निकलता, उसके बिना कुछ सृष्टि पे काम नहीं होता। लेकिन आप धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, आप मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, और ये धर्म और मजहब की लड़ाई इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगी। आज देश के बड़े बड़े मुद्दों को छिपा दिया गया। इस देश के अंदर 13.3 लाख लड़कियां इस देश से गायब हैं,
कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। पूरा कोई चुनाव लोकसभा जो तैयार भाजपा लड़ रही है वो इस बार मंदिर पर चुनाव होने जा रहा है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, मंदिर मुमकिन हो पाया ये जो मोदी आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, जब तक श्रीलंका के लोग धर्म को फॉलो कर रहे थे, वेल गुड, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, मस्त चल रही है, फटाफट चल रही है, अच्छी चल रही है, इन लोगों का ये कहना था। लेकिन जिस दिन धर्म का नशा उन लोगों के दिमाग से उतरा, आज श्रीलंका की स्थिति क्या हुई पूरे देश ने देखा। वहां के तमाम बड़े बड़े नेताओं को अपने देश को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन नेताओं ने उस देश को डुबाने का काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं भारत देश के लोगों से कि श्रीलंका वाली गलती आप मत दोहराइए, उससे सबक लीजिए। मंदिर जरूरी है, मंदिर बन गया अच्छी बात है, लेकिन देश का तरक्की होना बेहद जरूरी है। और देश की तरक्की तब होगी जब इस देश के 4 भाई एक साथ मिलकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अरे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे इस देश में बहुत हैं, हर 4 कदम पे मंदिर भी मिलेगी, मस्जिद भी मिलेगी। लेकिन अगर कमी है इस देश के अंदर तो इंसानियत और मानवता की, जिसको पूरा देश टटोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोहित शर्मा, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, क्या पूरे लोगों का सवाल है, पूरे देश की पुलिस क्या वीवीआईपी के पास लगा दी गई थी कि देश में जगह जगह चर्च के ऊपर झंडा फहराया गया, मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की गई, कब्रिस्तानों में आग लगाया गया? देखिए एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं ना, ये 18 से 28 साल के जो नौजवान हैं, गलती इनकी नहीं है, गलती है इस देश के टीवी चैनल और अखबार की, जो इनके घर तक नफरत फैलाने का काम कर रहा है। सुबह उठते नहीं है, वॉशरूम में फोन लेकर जाएंगे और व्हाट्सएप पे दुनिया भर का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इनके पास भेज दिया जाता है। इनको बताया जाता है कि इस देश का हिंदू खतरे में, इनको समझाया जाता है कि इस देश में मुसलमान का कब्जा हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों का कब्जा इस देश पे कौन करा रहा है? सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी जो कहती है कि हिंदुओं को खतरा है, वही बीजेपी के दामाद मुसलमान हैं। शाहनवाज हुसैन किस पार्टी का है पूरे देश को पता है, मुख्तार अब्बास नकवी किस पार्टी का है पूरे देश को पता है, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुसलमान है, ये पूरे देश को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई इनसे छिपाई जा रही है, क्योंकि इनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है। ये कान के बहरे, जबान के गूंगे हो चुके हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। ये आज आप ये समझ लीजिए, ये इस देश को, मुल्क को बर्बादी की राह पर लाकर खड़े हो गए। अभी सोशल मीडिया पे एक कमेंट पढ़ रहा था, उस कमेंट में जाकर एक पोस्ट थी, उस पोस्ट पर लिखा हुआ था, एक बच्ची डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए जिससे भूख ना लगे। बड़ी दिल को चोट पहुंचाने वाला ये वाकया है कि देश में भुखमरी का ये आलम है कि कई बच्चे इस देश के अंदर भुखमरी से मरते हैं, सरकार उन पे चर्चा नहीं करती। आज किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, सरहद पे जवान गोली खा रहा है, शहीद हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं ना कि देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी की आंख से चाइना और पाकिस्तान थर थर कांपता है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी युद्ध से नहीं डरते जी, बिल्कुल नहीं डरते, नहीं डरते। 56 इंच की छाती है मोदी जी। जी बिल्कुल, इन्होंने भी कहा 56 इंच की छाती है। नरेंद्र मोदी जी युद्ध से इसलिए नहीं डरते क्योंकि युद्ध इस देश की सेना लड़ती है, और सेना में गरीब किसान का बेटा, गरीब मजदूर का बेटा सेना के अंदर है, ठीक है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो युद्ध से नहीं डरते। नरेंद्र मोदी डरते हैं तो जनता को इंटरव्यू देने से, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल स्वयं देना पड़ता है, उनका जवाब वहां सेना नहीं दे सकती। क्योंकि इस देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई बीसीसीआई के अंदर बैठकर बिना क्रिकेट खेले मजे ले रहा है। मर रही है तो इस देश की जनता, भुगत रही है तो इस देश की जनता, और अगर कोई बेरोजगारी से त्रस्त है तो इस देश का आम आदमी। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आज नहीं सुधरे तो दोबारा समय नहीं देगी। एक कहावत है कि अब पछताए होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप फिर बाद में सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और आप जो इस देश में नफरत की बात करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के राज में जो बड़े बड़े लोग जो पैसा लेके भागे, जिनको आप कहते हैं कि मुसलमान इस देश में गद्दार है, कौन सा मुसलमान देश से पैसा लेके भाग गया? नीरव मोदी मुसलमान था? नहीं। विजय माल्या मुसलमान था? मेहुल चौकसी मुसलमान था? बताइए ना आप मुझे, मैं जानना चाहता हूं। जो लोग पैसा लेके गए इनको भगवाया किसने? भैया यही लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करवा रहे हैं। और कोई इस देश से बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के कोई इस देश से भाग नहीं सकता। मैं कहता हूं एक आम आदमी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेके पीआर वीजा नहीं ले सकता, अमेरिका का, यूके का, कहीं का नहीं ले सकता वो। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति इस देश से बाहर चले जाते हैं। कैसे भग जाते हैं? वो भगते नहीं, उनको भगाया जाता है, और भगाती है इस देश की सरकार, इस देश की जनता को नुकसान होता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, खुलेआम मैं कहता हूं, मेरे को किससे डर नहीं है। आज आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं ना, मोदी सरकार को कहना चाहता हूं, ये आप जो काम कर रहे हैं, ये याद रखिए कि जिस दिन इस देश की जनता जाग गई ना, आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो स्वागत होगा आपका जूते से, और वो नजर उतरेगी देश के प्रधानमंत्री, वो नजर उतरेगी प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी के तमाम नेता,
वो नेता जो विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, वो नेता जो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो नेता जो शहीद हेमंत करकरे को अपमानित करने का काम करते हैं, उन सब के लिए खुली चेतावनी है कि समय रहते जाग जाओ, नहीं तो जनता जूते से वो नजर उतारेगी कि आपको कभी नजर ही नहीं लगेगी। लेकिन मोहित शर्मा, जो देश के अंदर कांग्रेस एक पार्टी है, वो न्याय यात्रा लेकर चली है और चुनाव बिल्कुल इससे 1.5 महीने का समय बीच में बचा है, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी या फिर 400 पार का वादा? एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब तक ईवीएम को लेकर एक जन आंदोलन एक नहीं होगा, जब तक विपक्ष सड़कों पर नहीं आएगा, तब तक होने वाला कुछ नहीं है। ईवीएम को लेकर एक बड़े आंदोलन करने की बेहद जरूरत है इस देश को, क्योंकि जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी सत्ता में काबिज रहेगी। बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो ईवीएम सबसे पहले हटाना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मोहित शर्मा, तमाम सवालों के जवाब दिए। मोहित शर्मा ने कहा कि अब जरूरत है देश को किसान आंदोलन और CA/NRC के आंदोलन के बाद कि अब ईवीएम एक आंदोलन बड़े रूपरेखा से तैयार किया जाए और उसको सड़क पर उतर कर करने की जरूरत है। अगर वो नहीं हुआ तो जो सरकार का सपना है 400 पार, कहीं ना कहीं वो पूरा होता नजर आएगा। तो वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।